नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके सम्मुख कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 का पाठ बाल गोविंद भगत लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, इस पाठ के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं और इस पाठ की जो विधा है वह है रेखा चित्र शैली। यह पाठ रेखा चित्र शैली में लिखा गया है। बच्चों, राम वृक्ष बेनीपुरी आधुनिक युग के निबंधकार हैं और उनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में बेनीपुर गांव में 1899 में हुआ था। 1920 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के दौरान वह कई बार जेल भी गए और उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। राम वृक्ष बेनीपुरी ने कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध आदि विधाओं में लेखन कार्य किया। उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं पतितों के देश में, चिता के फूल, माटी की मूर्तें, पैरों में बंधे पंख, जंजीरें और दीवारें हैं। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। तो बच्चों, शुरू करते हैं पाठ बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत। बच्चों, बाल गोविंद भगत कौन है? बाल गोविंद भगत एक व्यक्ति चित्र है जिसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो मैंने इस पाठ की विधा आपको बताई है कि ये रेखा चित्र है। तो रेखा चित्र में किसी भी व्यक्ति, किसी भी घटना या दृश्य का वर्णन किया जाता है। तो यहाँ पर बाल गोविंद भगत जी के चरित्र का वर्णन इस रेखा चित्र के माध्यम से किया गया है। तो देखिए बच्चों, बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से के ऊपर के होंगे। मंझोले का मतलब होता है बच्चों मध्यम कद के, ना बहुत बड़े और ना बहुत छोटे, मध्यम कद के आदमी थे और गोरे चिट्टे थे। और उनकी आयु कितनी थी? 60 से ऊपर की। बाल पक गए थे। पक गए का मतलब होता है बच्चों बाल सफ़ेद हो गए थे। दाढ़ी लंबी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग किए रहता था। उनकी दाढ़ी लंबी या जटाजूट नहीं रखते थे। कहने का मतलब ये है बच्चों कि वो साधु की तरह दिखते नहीं थे। यानी ना तो उनकी लंबी दाढ़ी थी साधुओं की तरह, ना वो जटाएं रखते थे, लेकिन उनका चेहरा जो है सफ़ेद बालों से जगमग रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। कनफटी टोपी वो होती है बच्चों जो कबीर का अनुसरण करते हैं, कबीर के आदर्शों को मानते हैं, कबीर जी को मानते हैं। उनकी जो टोपी होती है कबीर जी की, देखिए आपकी पुस्तक में चित्र भी बना है पाठ में। कनफटी टोपी में कान बाहर निकलते हैं और ये टोपी कानों के पास से लंबी होती है और ये कान इसमें से बाहर निकलते हैं। इसको कनफटी टोपी कहते हैं। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते, यानी ये कपड़े भी बहुत कम पहनते थे, लेकिन जब जाड़ा आता था एक काली काली कमली में होता है बच्चों, कंबल ओढ़ लेते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू हो जाता। रामानंदी चंदन इसलिए बोला गया बच्चों कि ये कबीर के आदर्शों को मानते थे, कबीर का अनुसरण करते थे, इसलिए। और कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। तो ये रामानंदी चंदन, रामानंदी तिलक लगाते थे अपने माथे पर। गले में तुलसी की जड़ों की बेडोल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह माना जाए तो बाल गोविंद भगत साधु थे। यानी इनकी अगर वेशभूषा देखी जाए तो वो साधुओं की थी नहीं, बिल्कुल नहीं, गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं। उनके बेटे और पतोहू को मैंने देखा था। अब ये लेखक बोल रहे हैं बच्चों कि उनकी गृहिणी को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन उनके बेटे और पतोहू बहू को देखा था। खेती बाड़ी भी करते थे, थोड़ी खेती बाड़ी भी करते थे और एक अच्छा साफ़ सुथरा मकान भी था। यानी लेखक ये बता रहे हैं कि वो गृहस्थ थे और साधु भी थे। तो बच्चों, लेखक के अनुसार बाल गोविंद भगत जो थे यद्यपि गृहस्थ थे, लेकिन वो आचार विचार से साधु थे, क्योंकि उनकी जो दिनचर्या थी वो साधु संतों जैसी थी। आगे देखिए बच्चों, किंतु खेती बाड़ी करते
परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। यानी यद्यपि परिवार थे, गृहस्थी थी उनकी, तो भी वो अपने आचरण से साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। क्यों साधु थे? तो आपको ये यहाँ पर जो भी कंटेंट दिया है नीचे, उसके क्या क्या कारण थे साधु होने के। कबीर को साहब मानते थे। वे कबीर को अपना साहब का मतलब यहाँ भगवान समझ लीजिए बच्चों, भगवान मानते थे अपना, और उसी को इष्ट मान करके उनकी पूजा करते थे। कबीर को साहब मानते थे और उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते। दो टूक बात करना बेटा मुहावरा है यहाँ पर, और दो टूक बात करने का अर्थ है सीधी सीधी बात, घुमा फिरा के ना कहना। ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। कभी वह दूसरों के खेत में शौच के लिए नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले साहब के दरबार में ले जाते, और उनके घर से 4 कोस दूर पर था एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद के रूप में जो मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर बसर करते। तो इस पैराग्राफ में बताया गया है बच्चों कि बाल गोविंद भगत जो थे आचरण से साधु थे, कबीर के आदर्शों को मानते थे, उनका अनुसरण करते थे, और उनके घर से 4 कोस दूर पर आश्रम था, कबीरपंथी मठ था, जहाँ पर वो जो भी पैदावार करते थे खेती में उसे जाकर भेंट करते थे, और जो वहाँ से प्रसाद के रूप में मिलता था उससे ही गुजर बसर अपना गुजारा करते थे। आगे देखिए बच्चों, इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। तो इन 2 पंक्तियों में लेखक ने बाल गोविंद भगत के गायन की विशेषताएं बताई हैं कि वो इतना मीठा गाते थे, इतना मधुर गाते थे, कोई भी उनके गान को सुनकर के मंत्रमुग्ध हो जाता था। तो वे क्या गाते थे? कबीर के पद गाते थे, कबीर के गीत गाते थे। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। तो बच्चों यहाँ पर आषाढ़ के मास का वर्णन है कि जब रिमझिम बरसात हो रही है और गांव जो है, गांव में सभी लोग जो खेत हैं, खेतों में किसान हल चला रहे हैं और रोपनी कर रहे हैं, धान के पौधों की रोपाई कर रहे हैं, और धान के पानी भरे खेतों में बच्चे जो हैं उछल उछल कर खेल रहे हैं। औरतें कलेवा का अर्थ होता है बच्चों सवेर का जो नाश्ता होता है उसे कलेवा कहते हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा है, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। पुरवाई का मतलब होता है बच्चों ठंडी हवा। पुरवाई मतलब पूरब की तरफ से चलने वाली जो हवा होती है, पुरवाई बोलते हैं उसको। ऐसे में आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठी है। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लथपथ अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध का मतलब है लाइन वाइज है ना, एक एक लाइन में लगा रहे हैं, पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रहे हैं। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों की होंठ कांपने लगते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों यानी किसानों के हलवाहें, किसानों के पैर ताल में उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू।
इस पैराग्राफ में बच्चों लेखक ने बताया कि आषाढ़ के ही महीने का वर्णन करते हुए आगे हम भादो और कार्तिक मास भी पढ़ेंगे इसी पाठ में, लेकिन यहाँ पर आषाढ़ के महीने का वर्णन करते हुए बताया कि रिमझिम बरसात हो रही है और आसमान में बादल हैं, धूप है नहीं और ठंडी हवा चल रही है। तो इस समय जो बाल गोविंद भगत हैं अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं, ठीक है, और रोपनी करते हुए वो गुनगुना रहे हैं, उनके गले से, उनके कंठ से एक एक शब्द संगीत का जो निकल रहा है वो जीने पर चढ़ाकर स्वर्ग की ओर उसे भेज रहे हैं। यानी कभी वो ऊंचा गाने लगते हैं और कभी नीचा गाने लगते हैं। यानी यहाँ पर जो है जीने पर चढ़ाकर का मतलब है आरोह और अवरोह बताया गया है संगीत का, ठीक है। बच्चे खेलते हैं तो बच्चे भी खेलते हुए झूम उठते हैं इन गीतों को सुन करके, उनकी कंठ से निकली हुई आवाज़ को सुन करके, और मेड़ पर खड़ी हुई औरतें भी गुनगुनाने लगती हैं और रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि बाल गोविंद भगत के संगीत का जादू है, मतलब उनका संगीत इतना मधुर है, उनके कंठ इतना मधुर है कि उसकी आवाज़ को सुन करके सभी लोग मुग्ध हो जाते हैं। तो बच्चों ये प्रश्न आता है कि बाल गोविंद भगत के संगीत की विशेषताएं अथवा बाल गोविंद भगत संगीत के जादू को स्पष्ट करिए। तो आप यही लिखेंगे कि उसमें जादू के कारण क्या क्या होता है, बाल गोविंद भगत के संगीत का जादू किस प्रकार लोगों के सिर चढ़कर वहाँ पर बोलता है। आगे देखिए बच्चों, अभी तक हमने आषाढ़ मास पढ़ा था, अब आगे हम पढ़ रहे हैं भादो। भादो की वह अंधेरी अधरतिया, अधरतिया का मतलब है आधी रात, अंधकार से भरी हुई आधी रात। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा समाप्त हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झनकार, झिल्ली एक इंसेक्ट, एक कीड़ा होता है, झिल्ली की झंकार और दादुर में मेढक की टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजरी डिमक डिमक बज रही है, यानी भादों की अधरतिया में भी वह उनका संगीत हमें सुनाई दे रहा है और वे गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? ये गीत है बच्चों, गोदी में पीवा चमक उठे सिक्कियाँ, चिहुक उठे ना, हाँ पिया तो गोद में ही, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे ना चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता से सो रहा है। निस्तब्धता का मतलब होता है चारों ओर शांति, जिसको पिन ड्रॉप साइलेंट बोलते हैं बच्चों। निस्तब्धता, बिल्कुल शांत वातावरण। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, लेकिन इस समय भी बाल गोविंद भगत जो हैं गीत गा रहे हैं, उनका संगीत जाग रहा है और लोगों को जगा भी रहा है। और क्या कह रहा है? तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग रे। तो बच्चों बाल गोविंद भगत जो हैं कबीर के इस दोहे को गा करके आधी रात को इस दोहे को गा रहे हैं, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर। मुसाफिर का मतलब यहाँ पर है बच्चों मनुष्य से, कि हे मनुष्य तेरी ये जो गठरी है, ये सत्कर्म रूपी जो गठरी बनाई है तूने अपने जीवन में, सत्कर्मों को इकट्ठा करके जो ये गठरी बनाई है, उससे अब चोर जो है चोरी करने के लिए आ रहा है। इसलिए तू सचेत हो जा, सावधान हो जा। ठीक है, अगले पैराग्राफ में बच्चों हमने अभी इस पैराग्राफ में भादों के महीने का वर्णन पढ़ा है। अगले पैराग्राफ में हम कार्तिक मास का वर्णन पढ़ने जा रहे हैं। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू, जो फागुन तक चला करती। बच्चों अब इस पैराग्राफ में हम कार्तिक मास का वर्णन पढ़ेंगे और यहाँ पर देखिए प्रभातियों की बात की गई है। प्रभाती वह गीत होता है जो प्रातःकाल गाया जाता है। तो प्रातःकाल गाए जाने वाले गीत को प्रभाती कहते हैं। सूर्योदय से कुछ समय पूर्व जो गाया जाता है उसे प्रभाती कहते हैं। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जग कर वह नदी स्नान को जाते। ये लेखक कह रहा है बच्चों, गांव से 2 मील दूर, यानी गांव से 2 मील दूर वो नदी स्नान के लिए जाते थे और वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहरी पोखरे के ऊंचे भिंडे पर, पोखर का मतलब है तालाब बच्चों, और ऊंचे भिंडे पर मतलब ऊंचे किसी चबूतरे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते।
खंजड़ी एक वाद्य यंत्र होता है, ये ढपली की तरह होता है, एक हाथ से बजाया जाता है और अपने गाने टेरने लगते, अपने गीत गाने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला था। लेखक अपने बारे में बता रहा है कि मैं तो देर तक सोता था, किंतु एक दिन क्या हुआ, माघ की उस दांत खटखटाने वाली भोर में भी, यानी माघ का महीना जो होता है बच्चों बहुत ठंडा होता है और उसमें दांत खटखटाने वाली ठंड पड़ती है। और उस समय भोर में, भोर की जो भोर का मतलब बच्चों सुबह नहीं होता, भोर मतलब जब सूर्य निकलने से पहले की जो स्थिति होती है, जिस समय आसमान में थोड़े थोड़े तारे भी होते हैं, उसे भोर कहते हैं। उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। इतनी मतलब मिठास थी, इतना आकर्षण था उनके संगीत में कि लेखक जो बहुत देर तक सोता था, वह भी माँ के उस दांत किटकिटाने वाली ठंड में उठ गया और उठने के बाद वहीं उसी पोखर पर चला गया। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, यानी आसमान में अभी तारे थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी। पूरब दिशा, और लोही का मतलब है बच्चों लालिमा छा जाना, ठीक है। यानी सूर्य निकलने से पहले पूर्व दिशा में जो लालिमा छाती है उसे लोही कहा गया है, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर सब पर कुहासा छा रहा था, क्योंकि सर्दी का समय था और बहुत अधिक ठंड थी, माघ का महीना था। तो उस समय कुहासा का मतलब है कि चारों तरफ धुंध थी, कोहरा था, जिसमें सब खेत, बगीचा, घर सब ढके हुए थे। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत, आवृत का मतलब होता है बच्चों ढका हुआ। सारा वातावरण अजीब रहस्य से ढका हुआ मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश मतलब एक प्रकार की घास होती है जो नुकीली होती है, उसका नाम है कुश। कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। कुश की एक चटाई पर, यानी घास की चटाई पर, पूर्व दिशा की मुख करके, काली कमली ओढ़े, काला कंबल ओढ़ करके बाल गोविंद भगत अपने हाथों में खंजड़ी लेकर बैठे थे और उनके मुंह से शब्दों का तांता निकल रहा था, यानी शब्दों का तांता, यानी कि वो गीत गाते चले जा रहे थे। उनकी उंगलियां खंजड़ियों पर लगातार चल रही थी, हाथों से खंजड़ी बजा रहे थे और ईश्वर भक्ति के गीत गाते जा रहे थे। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आ जाते, इतने मग्न हो जाते, यानी ईश्वर भक्ति में इतने खो जाते कि उत्तेजित होते कि मालूम होता कि अब खड़े हो जाएंगे। मतलब कि गाते गाते आंखें बंद, हाथ में खंजड़ी लिए और गीत गाते गाते वो इतने मस्त हो जाते थे कि पता नहीं चलता था वे कब खड़े हो जाएंगे और कब नाचने लगते थे, यानी सुरूर में आ जाते थे, मग्न हो जाते थे गाते गाते। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती और गाते गाते जब वो खड़े हो जाते तो उनकी जो कंबल था वो उनके सिर से सरक कर नीचे गिर जाता। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, क्योंकि मैंने अभी बताया बच्चों कि माघ का महीना था और माघ के महीने में बहुत अधिक ठंड होती है और लेखक जो था वो जाड़े से कपकपा रहा था, जबकि बाल गोविंद भगत जो थे वो उनके मस्तक पर श्रम बिंदु जो थे जब तब चमक पड़ती, यानी किंतु तारों की छाँव में, यानी सुबह सुबह का भोर का समय था, भोर में ठंड भी होती है और उस समय जब बाल गोविंद भगत गीत गा रहे थे और सुरूर में थे, मग्न होने की अवस्था में थे, उस समय भी इतनी ठंड में भी बाल गोविंद भगत के मस्तक पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। यानी वो गीत गाते गाते इतने थक जाते, इतने मग्न हो जाते ईश्वर भक्ति में कि उन्हें कब पता नहीं चलता था कि कब वह खड़े हो जाते और कब वह नाचने लगते। और लेखक कहता है कि इतनी ठंड में भी नाचते नाचते गाते गाते उन गाने के कारण उनके जो मस्तक पर, उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगती। तो बच्चों, ये बाल गोविंद भगत पाठ का आधा भाग हमने पढ़ा है और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगी और इसके शेष भाग को हम समझेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।